शुरू हो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से, और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही। क्या मीडिया पर जो प्रेशर इस वक्त है, क्या इससे पहले की सरकारों में भी ऐसा प्रेशर नहीं मानता मैं। अच्छा, प्रेशर नहीं सर, ओके, मीडिया पे कोई प्रेशर नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। आज फंडिंग बंद हो जाए, आज प्रेशर सब खत्म हो जाएगा। देखिए, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, आप जो भी कहिएगा हम सुनेंगे सब, लेकिन बोलेंगे अपनी, है ना। एक शेर है कि कभी कभी हमने अपने जी को यूं बहलाया है, कभी कभी हमने अपने जी को यूं बहलाया है, जिन कानूनों को, जिन बातों को हम खुद नहीं समझे वो आप लोगों को समझाया है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। जब ये सियासत में बात आती है कि मुसलमान बीजेपी की सरकार ना आने पाए इस डर से वोट करता है, सर 22-25 करोड़ की आबादी डरे। हमारे साथ एक और बड़े धारदार प्रवक्ता यहाँ आ गए हैं, AIMIM के असीम वकार, नाम ही काफी है। मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए सच्चाई ये है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहाँ अमेरिका में होगी। क्या बात। लखनऊ के सांसद के तौर पर राजनाथ सिंह को आप 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 0। उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगी शिक्षा। हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी इसलिए की जा रही है कि हर आदमी शिक्षा तक पहुंच ना पाए। अगर हिंदुस्तान का 85% बच्चा अनपढ़ और गवार बना दिया जाए तो नौकरी का सवाल नहीं होगा, फिर नौकरी देंगे किसको? तो 20% की आबादी वाला मुसलमान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, बिहार में डिप्टी सीएम नहीं बन सकता, बंगाल में 35% 40% की आबादी वाला मुसलमान डिप्टी सीएम मांगने से डरता है, ममता बनर्जी से। देखिए मंत्री जी, अभी तो बहुत छोटी सी मिर्चा निकाली थी 1 ही इंच की, अभी लाल वाली रखी है आपके लिए। ये पहली बार हुआ है भारत में कि 82 करोड़ लोग भिखमंगे हो गए, फकीर हो गए। 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा। हाँ, ऐसा शहंशाह बिठा लिया उन्होंने। नहीं, जब गुजरात वाले हिंदू नेता आके उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट ले सकते हैं तो हैदराबाद के मुसलमानों को मुसलमान वोट क्यों नहीं देंगे? क्या हैदराबाद हिंदुस्तान के बाहर है? किस दिल से हमारे खिलाड़ी उनके साथ मैच खेलने जा रहे हैं? हमारी सरकार क्या कर रही है? इस बात से अंदाजा लगा लिए कि जमीन कितने गिरे हुए हैं। आप प्रवक्ता नहीं है, आप तनख्वाह लेती हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत की कोई ऐसी खास बात जिसे लोग नहीं जानते हैं अभी तक? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब देश में ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे लीडर हैं जिनकी अपनी लीडरशिप के तहत उनके करीब 12 से 13 इंटर कॉलेजेस चलते हैं जी। एक KG to PG कॉलेज उन्होंने बनाया है। लगभग 18 से 20 हजार बच्चे अब शायद हो चुके हैं, पहले 17,500 हजार थे। सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। झूठ बोलूं तो ज़बान में मेरी छाले पड़ जाए और सच बोल दूं तो जान के लाले पड़ जाए। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त नदीम फरूक। हम अपनी सीरीज के अगले एपिसोड के साथ आपके साथ हैं। आपको मालूम है कि हमारी बहुत पसंदीदा सीरीज जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसमें आपके रिएक्शंस और आपका जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो हमें बहुत इंस्पायर कर रहा है। सितारे हिंद सीरीज के तहत किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। इससे पहले आप बहुत सी सियासी, समाजी और बहुत सी सकाफती शख्सियत के साथ मुलाकात कर चुके हैं। आज मैं एक बहुत अहम शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ और इस वक्त मुझे ये कहते हुए बहुत मसर्रत हो रही है कि एक शख्सियत जिसे आप मेरे ख्याल से हर रोज टेलीविजन पर, या अगर आपको टेलीविजन देखने की आदत नहीं है तो दिन में पता नहीं कितनी बार अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं, तवज्जो के साथ उनकी बात सुनते हैं, और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि आप उनकी बात से, उनके लॉजिक से बहुत मुतासिर होते हैं। बेबाकी का दूसरा नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक्स पर्सन मोहतरम सैयद आसिम वकार साहब के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आसिम वकार साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनकी बेबाकी से, लॉजिक के साथ बात करने की उनकी जो खास आदत है, और उनके बात करते ही बहुत सारे लोगों के चेहरों के उतरते चढ़ते रंग किस तरह से बदलते हैं, इसे आप बहुत बखूबी जानते हैं। आज हम उनसे बहुत सारी बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी सी मुलाकात रहेगी। धीरे धीरे मैं थोड़ा सा सवालों की रफ्तार बढ़ाऊंगा, इसलिए इंट्रो में मैंने थोड़ा सा वक्त आपसे ज्यादा लिया है। आइए आसिम भाई से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिम भाई, बहुत दिनों के बाद आपका वक्त मिल पाया आज। मैं बहुत दिनों से कोशिश में था कि किसी तरह से आपका वक्त मिले और मैं अपने नाजरीन के साथ, जो हमारे सुखनदान फैमिली के जो जितने भी चैनल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं,
तो जाहिर है कि इससे पहले हम बहुत सारे सियासी लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं और सितारे हिंद में बहुत सारे लोगों से हम मिला चुके हैं। आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर जब लोग आपको देखते हैं तो वो समझते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है कि जो मिल्लत इस्लामिया के साथ जुड़ा है, जो मुसलमानों के साथ जुड़ा है, उसमें जब आपकी राय आती है, जब आपका रद्द-ए-अमल आता है, जब आपका रिएक्शन आता है, तो उसको लोग ये समझते हैं कि एक मुस्लिम नुमाइंदे का ये रिएक्शन है, एक मुसलमान के, एक आम मुसलमान की जो आवाज़ हो सकती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आसिफ वक़ार साहब। सियासत में जो आज का मंज़र है, ये सियासत आपने कब से शुरू की थी? सर सियासत कोई शुरू नहीं करता है। जी। मेरा अपना मानना ये है कि सियासी आदमी जो होता है वो पैदाइश से सियासत करता है, इसके खून में होती है। जी। आप देखिए एक घर में 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई अपना बिजनेस चलाता है, लेकिन उन्हीं भाइयों में से एक ऐसा होता है जो कारोबार ना करके जी। पॉलिटिक्स करता है। यकीनन। तो मुझे नहीं लगता कि सियासत की जाती है। सियासत बच्चा अल्लाह ताला के घर से अपने साथ लेकर पैदा होता है। जी। एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो खुदादाद होती है। अब लीडरशिप में मैं आपको बताऊं, बड़ा मसला ये है कि लीडर कौन है। जी। विधायक को आदमी लीडर कहता है, लेकिन वो लीडर नहीं है। एक कारपोरेटर भी लीडर नहीं है, एक सांसद भी लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जिसकी देश में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है। जी। जहाँ खड़ा हो जाए वही उसकी वही उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए। और विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में मेहनत करता है, अपनी आवाम के साथ खड़ा होता है। जी। एक सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत करता है, अपनी आवाम के साथ दुख दर्द बांटता है। एक कारपोरेटर अपने क्षेत्र में काम करता है, अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। लेकिन एक लीडर जी। बंबई वालों के साथ भी खड़ा होगा, दिल्ली वालों के साथ भी खड़ा होगा, पंजाब वालों के साथ भी खड़ा होगा, केरल वालों के साथ भी खड़ा होगा, और बंगाल वालों के साथ भी खड़ा होगा, कश्मीर वालों के साथ भी खड़ा होगा। यकीनी तो वो लीडर होगा। उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरा समाज उसका है, पूरी दुनिया उसकी है, पूरा देश उसका है, हिंदू उसका है, मुसलमान उसका है, सिख उसका है, ईसाई उसका है, सब वो सबके लिए बात करेगा, वही लीडर ऐसा सबके कोई लीडर है। और अगर हमने को क्षेत्रों में बांट देगा, समाज में बांट देगा, धर्म में बांट देगा, तो ये अपने आप समझ जाइएगा कि वो लीडर नहीं है। अच्छा आसिम भाई, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जाहिर है कि आप जुड़े हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेशनल लीडर हैं, जो उसका चेहरा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो जाहिर है कि आप उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर होंगे, तभी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रुख किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत की कोई ऐसी खास बात जिसे लोग नहीं जानते हैं अभी तक? लोग एक एमपी असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें जानते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत की कोई ऐसी बात जो लोग अभी तक नहीं जान पाए? असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आपको एक बात बता दूं जी। कि वो 2 भाई सियासत में हैं। जी। छोटे भाई का नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी और बड़े भाई का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अकबर साहब से शुरुआत करता हूँ। जी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब सियासत में आए तो लोगों ने उनके बारे में कहा कि आप जीत गए हैं, अब जश्न मनाया जाए आपके एमएलए जीतने पर। तो देश में पहला एक ऐसा लीडर मुझे मिला जिसके बारे में मैंने ये सुना, उनकी स्पीच भी है। उन्होंने कहा कि मैं तब तक अपने जीत का जश्न नहीं मनाऊंगा जब तक के मेरे लोग मेरे इलाकों में अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे। जी। और उन्होंने पहले दिन से एक शुरुआत की स्कूलों पे काम करने की। जी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असद ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब देश में ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे लीडर हैं जिनकी अपनी लीडरशिप के तहत उनके करीब 12 से 13 इंटर कॉलेजेस चलते हैं। जी। एक KG to PG कॉलेज उन्होंने बनाया है। लगभग 18 से 20 हज़ार बच्चे अब शायद हो चुके हैं। पहले 17,500 हज़ार थे, अब 18-20 हज़ार हो गए हैं। 20 हज़ार बच्चे दोनों भाई मिलकर मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, और ये रुपए की फीस नहीं लेते हैं, यूनिफॉर्म फ्री में देते हैं, बड़ी बात। किताबें फ्री में देते हैं, बस्ते, जूते, मोजे
और सुबह का नाश्ता। जी अभी लीडर देश में ऐसा नहीं है जी जो अपने पैसे से गरीबों के बच्चों को शिक्षा दिला रहा है, एजुकेट कर रहा है। जो लोग कर रहे हैं उन दोनों में सिर्फ यही दो भाई हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बात पूरे देश पे लोगों को मालूम होना चाहिए जी कि उन्हें इसीलिए इनके, हाँ, हमारे देश में ऐसे भी नेता है, वरना तो लूटमार मची है सर। ऐसा नहीं है कि सियासी लीडर्स के एजुकेशन में काम नहीं कर रहे हैं, या सियासी लीडर्स जो हैं उनके स्कूल नहीं है। स्कूल है, साथ में 5-5, 8-8 हजार, 10-10 हजार रुपए फीस ली है। हाँ, वो असल में वो स्कूल जो है बिजनेस मॉड्यूल का हिस्सा है, बिजनेस बॉडी उनका हिस्सा है, जो बहुत सी चीजें उनमें अच्छाइयाँ हैं। जी वो समाज के लिए काम करते हैं। उनके क्षेत्रों में कभी आप जाइए, मुझसे लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। मैंने कभी हैदराबाद जाओ जी और हैदराबाद जाके देखो कि वो मुसलमानों के लीडर हैं या हिंदुओं के लीडर हैं या सिखों के लीडर हैं। आप भी जाइए कभी और नए डेट के आइए, तो सारे लोग, सभी धर्मों के लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। मैं अभी पिछले दिनों, मैं समझता हूँ 3-4 महीने पहले हैदराबाद के एक मुशायरे में था, जो उनके मेडिकल कॉलेज में मुशायरा था। और ज़ाहिर है कि मेरे ख़्याल से ओवैसी मेडिकल कॉलेज के नाम से ही वो मेडिकल कॉलेज है जहाँ वो मुशायरा था। अकबर साहब उस मुशायरे में मौजूद रहे और पूरा टाइम उन्होंने उस मुशायरे में शोरा इकराम को सुना। मेरी ठीक सी मुलाकात भी उनसे हुई। तो मैंने जो बात आप कह रहे हैं, मैंने वहाँ महसूस की, और इस बात को मैंने ये देखा कि वहाँ के तलबा में, और ख़ास तौर से जिस गेस्ट हाउस में हमें ठहराया गया था, तो वो जो बच्चियों का जो वो था, तो उसके बराबर में था वो। तो बच्चियों की आमद-रफ्त वहाँ से थी। तो मुशायरे के बाद जब हम निकले, तो बहुत सारी बच्चियों ने जब अपनी खुशी का इज़हार किया कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मुशायरा और ये वो, तो वहाँ मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा अकबर साहब के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि लोग उनसे बड़ा झिझक के रहते हैं, बहुत झेप के रहते हैं ऐसा। तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सामने या उनके साथ बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई बहन अपने बड़े भाई के साथ, जैसे कोई बेटी अपने बाप के साथ। हम उतना ही महफूज उनके साथ महसूस करते हैं। तो मैंने इसके लिए अकबर साहब को मुबारकबाद भी दी। लेकिन आसिम भाई, एक इल्ज़ाम आप लोगों पर लगता है, और वो इल्ज़ाम बड़ा अजीब-सा है, और इसको आपके साथ वैसे तो आपकी पार्टी का नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप मुसलमानों के हक की आवाज़ भी उठाते हैं, और जब-जब मुसलमानों पर कोई बात आती है, तो सदन में ओवैसी साहब बोलते हैं, टीवी पर आप बोलते हैं, और दूसरे सूबों में भी आपके जो दीगर आपके साथी हैं वो भी बोलते हैं। लेकिन जब कोई इम्तिहान का वक्त आता है, जैसे लोग कहते हैं कि साहब सीएए एनआरसी का जब एहतजाज का वक्त था, जब मुसलमानों पर इतनी बड़ी मुसीबत थी, उस वक्त एमआईएम क्यों दिखाई नहीं दी, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस बारे में जरा सा आप अपना बताएं। सर, मुझे लगता है कि जिन लोगों से आपकी बात हुई है जी वो देखते नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी सीए के प्रोटेस्ट में और एनआरसी के प्रोटेस्ट जब शुरुआत हुई थी, तो हम लोग दिल्ली तक गए। अच्छा, सीएए एनआरसी में आप दिल्ली के? मैं मेरी स्पीच है जामिया में, जी जामिया के गेट पर जी जी जो प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में मेरी स्पीच है। जी हाँ, मैं आपको अपनी स्पीच का वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा। और शाहीन बाग गया मैं, जी कई जगह हम लोगों ने हिस्सा लिया, मजलिस के लोगों ने कई जगह प्रदर्शन में हिस्सा लिया, और कई जगह पर तो मजलिस ने प्रदर्शन स्टार्ट कराया। अच्छा हाँ, वो तो खैर पूरे मुल्क में ही जगह जगह होने लगा। हाँ, वो मसला ये है कि आप जैसी नज़र से देखेंगे, आपको दुनिया वैसी ही दिखाई पड़ेगी। आप जिस जैसे लोगों से मिले हैं, वो दरअसल एमआईएम पर कटाक्ष करने वाले लोग हैं। नहीं, सवाल खड़े करने वाले लोग। मैं असल में मिला किसी से, तटस्थ लोगों से मिलिए, और ऐसे लोगों से मिलिए जो दुनिया को और समाज को और सियासत को दोनों नज़रों से देखते हैं। जी अच्छी बात। तो एमआईएम की पूरी लीडरशिप, मतलब फ्रॉम टॉप द बॉटम टू बॉटम, मतलब पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता जो है वो सीए एनआरसी के एहतजाज। सर, असद साहब खुद शामिल रहे। असद साहब भी शामिल रहे। असद साहब पूरी तरीके से शामिल रहे। इतना बड़ा जुलूस निकला हैदराबाद में कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं निकला। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हैदराबाद में असद साहब ने किया है सीए एनआरसी का। कर्नाटका गए थे, आंध्रा गए थे,
मुझे लगता है कि बिहार में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जी। उसमें शामिल हुए थे हमारे लीडर। तो दिल्ली में हमारे असद साहब शामिल हुए थे। तो ऐसा नहीं है, असद साहब तो बहुत हम लोग से ज्यादा बड़े तादाद में प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने खुद भी ऑर्गेनाइज किया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप जो कह रहे हैं कि जगह जगह आप शामिल हुए, लेकिन एक सवाल ये उठता है आसिम भाई कि बड़ा अजीब सा मामला है। आपको भी कभी कभी बड़ी उलझन होती होगी कि ये जितने सियासी पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, छोटी बड़ी इलाकाई या किसी भी तरह की, कोई भी पार्टी किसी सूबे में जाके इलेक्शन लड़ने का ऐलान करे, किसी को कोई एतराज, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। हर आदमी कहता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन जैसे ही किसी सूबे में एमआईएम के चुनाव लड़ने का ऐलान होता है तो उस पर एक बिल्कुल बहुत अजीब सा रिएक्शन निकल के आता है कि नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, ये तो सेकुलरिज्म का मतलब दम निकल जाएगा, सेकुलरिज्म का जनाजा निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा मैं बताऊं आपसे, अब ऐसा नहीं है। अब ये सब एक दूसरे को कह रहे हैं। अच्छा। आप देखिए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो कमलनाथ अखिलेश जी को बीजेपी एजेंट कह रहे थे। जी। अजय राय साहब उत्तराखंड में समाजवादी को, अखिलेश जी को बीजेपी के एजेंट कह रहे थे। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी को कह रही थी बीजेपी एजेंट। गुजरात में आम आदमी को कांग्रेस बीजेपी एजेंट कह रही थी। दिल्ली में बम लगाया कि साहब एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जी। राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली चुनाव में बीजेपी का एजेंट कह रही थी। ममता बनर्जी बीजेपी की एजेंट है इस देश में, तेजस्वी भी है, मायावती तो कई बार हर चुनाव में कहलाती हैं। तो सर ये मैं समझता हूँ कि इसको छोड़िए, ये गैर सियासी लोगों की भाषा है। गैर सियासी लोगों की भाषा है। लेकिन आपको, जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे बिहार में आपके जो सूबाई सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब, वो अभी तेजस्वी के लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ गए और उन्होंने, इससे पहले भी ये आवाज उठाई गई कि भाई आप या तो हमें भी शामिल कीजिए और नहीं तो हम फिर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, फिर कल जब आपकी सरकार नहीं बनेगी तो आपको बुरा लगेगा। अब हम आज आपसे कह रहे हैं कि हमें शामिल कीजिए वरना फिर हम वो करेंगे। मैं रहे सर, देखिए बताऊं आपसे, जी। ये तो ठीक किया अख्तर साहब ने। अच्छा। बिल्कुल ठीक किया। तेजस्वी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास किसी ने कोई लेटर ही नहीं भेजा कि हमको शामिल किया जाए। लालू जी कह रहे हैं, लालू जी की टीम ये कह रही है, उनके साहबजादे कह रहे हैं कि एमआईएम की तरफ से हमारे पास कोई ऑफर नहीं आया। अच्छा, कोई आया नहीं हमारे पास। ओके। तो अख्तर साहब हमारे बहुत शरीफ इंसान है जी। और बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन है। अख्तर साहब उनके घर पहुंचे ढोल नगाड़ा लेकर। तो मैं तो एक मशवरा आपके थ्रू दे रहा हूँ, मेरी बात होती मैं दूध दे दूंगा जी। कि उनको तो चाहिए कि वहीं तंबू कमाने के गाड़ में ते दरवाजे पर यस। और जब लालू जी निकले कि चच्चा सलाम वालेकुम, हमको शामिल कर लीजिए। हाँ, जब तेजस्वी निकले तो हाँ भैया, भैया हमको शामिल कर लीजिए। जी। जब तक चुनाव डिक्लेयर ना हो तब तक ये करें उनके साथ। जी। तब मालूम तो पड़े लोगों को कि असली ईमानदारी से कौन चाहता है बीजेपी को हटाना और कौन बीजेपी को बनाना चाहता है, ये मालूम तो पड़े लोगों को। तो ये चल रहा है, चलने दीजिए, ये तो झूठे लोग हैं सर। अच्छा चलिए, ये तो सियासी पार्टियों की बातचीत है और तो मैंने तो यूं ही कुछ सवाल मेरे जहन में थे वो मैंने पूछ लिए। ए टीम बी टीम ये तो एक दूसरे को कहते ही रहते हैं। अब मैं जरा सा थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। जी। टेलीविजन के जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं, इन चैनल्स पे आपको डिबेट के लिए बुलाया जाता है, आप अपना मौकफ रखते हैं, आप अपनी पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वहां रखने के लिए बुलाया जाता है, आप डिबेट्स में रहते हैं। यूं तो और भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, लेकिन वो जो मीडिया का जो एंकर है, मैं अब उसको कोई नाम ना देके, मतलब अलग अलग नामों से आजकल उस मीडिया को लोग कहने लगे, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जैसे ही आपका जवाब आता है तो उसको पता नहीं क्या क्या होता है कि वो आपसे एकदम उस रिएक्शन के साथ नोक झोंक पे बात आती है। अच्छा, वो तो समझता है कि जैसे वो अपनी जिस तरह से दूसरों के साथ करता है वो आपके साथ कर लेगा, लेकिन चूंकि आपकी बात में जो लॉजिक होता है तो फिर उसे वो खामोश होने पे मजबूर कर देता है। ये एज ए स्पोक्स पर्सन आपका तजुर्बा कैसा है? ये बिल्कुल वैसे ही जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही है। बिल्कुल वैसे ही तजुर्बा है। और मैं बताऊं आपसे, आज से पहले, कई दशक पहले,
थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा। फिल्में जो हैं, मूवीज, इसको कहा जाता है समाज का आईना है। जी, समाज का जो समाज में हो रहा होता है वो ये दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं। तो पहले फिल्मों में जो पत्रकार हुआ करते थे, जी, जिनको खाटी पत्रकार कहते थे, कुर्ता, जी, कोला पर खाबोला पुरचा, जी जी, एक साइड में बैग टंगा हुआ, जी जी, एक छोटी सी कॉपी, नोटबुक, हाथ में वो कलम, और फिल्मों में दिखाया जाता था कि उस पत्रकार की हत्या हो जाती थी, लेकिन वो पत्रकार बिकता नहीं था। जी जी, उसको मार दिया जाता था, मार दिया जाता। हो जाते थे, लेकिन वो बिकता नहीं था। हाँ, अब आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसमें वो वाला पत्रकार नहीं है। अच्छा, उसमें पत्रकार की भूमिका चेंज हो गई, समाज का आईना। जी जी जी, और पत्रकार सच के लिए लौटता नहीं है, अब पत्रकार सच बेचता है। ओहो, अब दिख रहा है सब कुछ। खरीदने वाले में दम होना चाहिए, कौन कैसा खरीद सकता है। वाह वाह वाह। पहले पत्रकार लड़ रहा था, अब पत्रकार बेच रहा है। वो हमारे दोस्त हैं विजय तिवारी, भोपाल के एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि पहले अखबार छप के बिकते थे, अब बिक के छपते हैं। अब के अखबार बिक के दिख के छपते हैं। सही कहा कि पहले खबर पूछ ली जाती है क्या छापा जाए। जी। और सर अगर ऐसा ना होता तो जो देश के हालात है ये भी ऐसे ना होते। अच्छा, ये जो आपकी नोक-झोंक होती है टेलीविज़न पे, कभी आप जैसे स्टूडियो में हो और वहाँ सारे स्पोक्स पर्सन हैं और उसमें कुछ जो आपकी एंकर के साथ नोक-झोंक होती है, तो ये वैसी ही होती है जैसी यहाँ स्क्रीन पे दिखाई जाती है, या इसमें कुछ थोड़ा बहुत कम है? सर मैं बताऊं आपसे, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, जी, मुझे डर नहीं लगता। कई लोग कहते हैं आपको थोड़ा सा दब के बोलना चाहिए, तो मैंने कहा दब के बोलने की जरूरत क्या है, फिर बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर दबना है, डरना है तो फिर बोलो। बोलने की क्या जरूरत है, बोलने की क्या जरूरत है? घर बैठो। बिल्कुल सही है। ये तो चीज़ है सर इस जमाने में हम लोग के पास, जवान। जी, अब उसको भी अगर गिरवी रख दिया जाए या उसको भी बेच दिया जाए तो लानत है ऐसी सियासत पर। फिर तो सियासत से फिर तो कुछ और काम कर लिया जाए, फिर ज़ाहिर है कि फिर जो आप देखते हैं वो एज इट इज है, ऐसे ही है, सच है वो। अच्छा, तो ये जो कभी-कभी तो बहुत गर्म हो जाती है बात, जैसे वो मैं एक दिन देख रहा था एक डिबेट में, एक फीमेल एंकर थी, वो नाम रूबिका लियाकत से आपकी कोई बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसा कि साहब आप मुसलमान और ये मुसलमान वो मुसलमान, फिर जो आपने लॉजिक दिया कि साहब हिंदुस्तान में 14% मुसलमान हैं और गोश्त खाने वालों की तादाद इतनी है, तो ये जो बाकी जो 60-65% गोश्त खाने वाले हैं, ये कौन है? सर अब आपने एक ऐसी बात पूछ ली है कि एक होता है एंकर जो अपनी अकल से बोलता है, ये और एक एंकर जो कान से बोलता है। अच्छा, वो जो कान में एक इतनी बड़ी वो लगी होती है जी, तो एंकर साहब जो बोल रहे होते हैं वो पीछे कान से उनके उनके कान में आवाज आ रही होती है। अब ये पूछो, अच्छा, ऐसा होता है? बेशक यही होता है सर। ओके। अगर ऐसा ना होता तो इतनी बड़ी ब्लेंडर कैसे करेंगे? तो मुसलमान गोश्त खाता है तो हाथ गंदे हो गए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। अगर परख के आए, जांच परख के आए, जी, सबूतों के साथ आए, तो आसिम बकार तो एक मिनट में हार जाएंगे, बिल्कुल सही बात। क्योंकि उनके पास तो बड़ी लंबी टीम है रिसर्च की, ऑफ कैमरा। सही बात है। उनके पास तो रिसर्च की बैरी द स्क्रीन, उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, 20-20 लोग बैठे होते हैं। सही बात है। जो मैं बोल रहा हूँ वो पकड़ा जाता है। आपको एक बड़ा किस्सा सुनाऊं, मैं नाम ले रहा हूँ आपके चैनल पर। जी जी। एक चैनल शुरू हुआ नया नया, अच्छा। टाइम्स नाउ नव भारत। जी जी जी। उस पर एक मैडम आती हैं नाविका कुमार, हाँ। तो उन्होंने एक शो शुरू किया, तो उसमें वो झूठ पकड़ने की मशीन लगाई थी। अच्छा, शो में? हाँ, करे ऐसे ही आपने कुछ बोला, जी। झूठ बोला, जैसे आपने कहा साहब मोदी जी 17 बार गए विदेश, तो उनकी मशीन चलने लगती थी। नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो इतनी बार नहीं गए, इतनी बार गए। वो ऐसे पकड़नी थी, तो सबके झूठ पकड़नी थी। तो मेरी तरफ आई, हमने कहा मैडम मेरा भी झूठ पकड़ लीजिए, देखिए मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। कल ही बोलिए। तो हमने कहा देखिए मोदी जी ने 100 बुलेट ट्रेनें चला दी जी। अच्छा, 50 स्मार्ट सिटी बना दिए, हमारे यहाँ 14 कारखाने लग गए फाइटर प्लेन बनाने के। तो हमने मशीन से पूछिए मैं झूठ बोल रहा हूँ सिर्फ बोल रहा, तो उनके प्रोग्राम में मशीन ही बंद हो गई वो। अरे ये प्रॉब्लम्स हैं सर, छोड़िए सब, ये चलता रहता है, ये जिंदगी का हिस्सा। क्या दिखाना है, क्या बेचना है, क्या सत्ता होगी तो पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा जी। विपक्ष अपने साथ लोग रखेगा, पक्ष अपने साथ, सरकार अपने साथ लोग रखेगी।
अब सरकार में जितनी क्षमता होगी वो उतने बड़े लोगों को खरीदेगा। अच्छा आसिफ भाई, आपने ये सरकार भी देख रहे हैं, इससे पहले की भी सरकारें आपने देखी हैं और सारी, ये क्या मीडिया पर जो प्रेशर इस वक्त है, क्या इससे पहले की सरकारों में भी ऐसा? सर प्रेशर नहीं मानता मैं। अच्छा, प्रेशर नहीं सर। ओके, मीडिया पे कोई प्रेशर नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। आज फंडिंग मत हो जाए, आज प्रेशर सब खत्म हो जाएगा। ओके, भाई इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े खर्चे हो गए हैं, इतनी ज्यादा मतलब डिमांड्स बढ़ गई हैं, ये सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। अच्छा ये सर इसमें मैं नहीं मानता कि मीडिया पे प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है मीडिया पे। अच्छा, चलिए अब मैं बहैसियत आसिम वकार एक पर्सनल सा सवाल आपसे करता हूँ। जी पूछिए। सच बोलते हैं तो जाहिर है कि सच कभी कभी बहुत कड़वा हो जाता है, लोगों को कभी कभी बहुत गहराई तक अंदर तक असर करता होगा वो, उसकी वजह से आपको अपनी पर्सनल जिंदगी में कभी किसी तरह की दुश्वारी का सामना हुआ? जाति दुश्वारी का सामना तो मुझे लगता है कभी नहीं हुआ। नहीं, जाति नहीं, मतलब जैसे आपको लगे कि हुकूमत की सतह पर कोई आपने किसी मान लीजिए हुकूमत के खिलाफ किसी मुद्दे पर आप बोल रहे हैं और उसके बाद किसी अधिकारी ने आपको फोन करके आपको धमकाने की कोशिश की हो, कुछ कभी ये हुआ हो कि आप? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं है। ऐसा कभी? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा मुझे कभी किसी का फोन नहीं आया। अच्छा, हाँ, बशर्ते पब्लिक की तरफ से कई बार उल्टे सीधे, हाँ ये तो खैर सभी गोल से है वो, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी मुझे कोई दबाव में लेने की कोशिश नहीं की है। अच्छा नहीं, उसकी वजह भी है, वो जानते हैं कि दबाव में लेंगे तो आएगा ही नहीं। अच्छा, हाँ वो जानते हैं, ओके, वो आपका अंदाज बता देता है कि आप दबाव में आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ जाहिर है इसका तो फर्क पड़ता ही है कि आप जितना बेबाक हैं तो वो कितना मैनेजेबल है, ये आपका अंदाज बता देता है। अच्छा, आप पर ये आप पर क्या, आपकी लीडरशिप पर ये इल्जाम है कि साहब ये चाहे जितना मोदी जी के खिलाफ बोल दें, ये चाहे जितना सरकार के खिलाफ बोल दें, ये चाहे जितना किसी भी सरकार के मंत्री के खिलाफ बोल दें, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। कोई दूसरी पार्टी का नेता बोल दे तो वो जेल चला जाता है, मुकदमे लिख जाता है, ईडी सीबीआई ये सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बोलने से कोई नहीं गया आज तक जेल, बोलने से आज तक कोई जेल नहीं गया। ओके, मुझे बताइए कौन बोलने से जेल गया? अच्छा, किसी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, जी, किसी के ऊपर अवैध लेन देन का मामला चल रहा है, किसी पर अवैध नौकरियां देने का मामला चल रहा है, किसी के ऊपर चारा का मामला चल रहा है, किसी के ऊपर लैंड अगेंस्ट जॉब का मामला चल रहा है, किसी के ऊपर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का मामला चल रहा है, किसी के ऊपर कुछ बेचने का और खरीदने का मामला चल रहा है। मुझे बताइए बोलने पे कौन गया जेल? हर एक आदमी हिंदुस्तान में बता दिए कि जिसने बोला हो और जेल गया हो। आप बोले और गलत बोले और अपनी बात साबित ना कर पाए जी, तो आप जाए नहीं जेल। आप क्यों गलत बोलना है जी? तो ये आपको सच बोलना है तो आपको जायज भी बोलना है और हक भी बोलना है। हाँ, सच तो बोलना पड़ेगा आपको। आप भाई देखिए, अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बात में सच्चाई तो होना चाहिए। बिल्कुल सच नहीं है तो फिर आप, जाहिर है कि मैं कल परसों से 4-5 दिन 8 दिन से एक सवाल पूछ रहा हूँ जी। मैंने चैनल पे पूछा जी, एक तरीका भी तो है ना। मोदी जी की माँ को गाली बकी, ये गलत काम है बेशक। क्यों गाली बकी आपने किसी को माँ की? बिल्कुल सही। और गाली बकेंगे तो जेल जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए। अब सवाल समझिए, भारतीय जनता पार्टी रो रही है, मोदी जी मंच पे रो रहे हैं। मोदी जी ने अपने लोगों से कहा, वो टीवी पे आ गए, एंकर ने सवाल पूछा मुझसे जी कि देना चाहिए गाली, मैं नहीं देना चाहिए, जेल भेजिए हमने। लेकिन अभी तक बिहार पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद ये साबित नहीं हो पाया है कि जिस व्यक्ति ने मोदी जी की मां को गाली बकी थी उसका संबंध कांग्रेस से है या आरजेडी से। साबित ही नहीं हो पाया अभी तक, ये साबित नहीं हुआ साबित। आप भी जानते हैं इस बात जी, ये बिल्कुल सही बात है हमने। लेकिन अगर माँ की गाली बकना बुरी बात है तो उसका तो संबंधी साबित नहीं हुआ कांग्रेस या आरजेडी से जी हमने। लेकिन जिसने राहुल जी की माँ को गाली बकी उसका तो सम्मत हिमाचल प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष है। बिल्कुल, क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? अगर आप शुचिता की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में फ्रेशनेस की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो करिए कार्रवाई। अब नाराज हो जाते हैं मुझसे, इस बात पे नाराज। यस, बिल्कुल, आईना दिखा तो नाराज। अब इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? मुझ पे क्या कार्रवाई करेंगे?
हाँ, इस पर तो क्या कार्रवाई? मैंने तो सीधी बात बोली है ना। अब इसमें दो काम हो सकते हैं, या तो मेरी बात का जवाब देंगे या मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, कार्रवाई नहीं हो सकती। आसिम वकार के ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं है कि मैंने किसी ठेके पट्टे में बेईमानी की है, जी, मैंने किसी से रिश्वत ली है, मैंने किसी की जमीन अवैध तरीके से कब्जा करके बेच दी है, या ओवैसी साहब के बारे में लोग कहते हैं। जी। मैं यही सवाल पूछता हूँ, भाई बोलना अलग बात है, अपराध करना अलग बात है, बेईमानी करना अलग बात है। एक व्यक्ति पूरे भारत में बताइए जिसको बोलने की वजह से जेल भेजा गया। अच्छा, शायद इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि हम इतना सख्त इसलिए बोल पाते हैं कि हम अंदर से साफ हैं। भाई सीधी सी बात है, जब आपके दिल में डर नहीं होगा तो आप बोलेंगे। बिल्कुल। अब मैं लखनऊ में वापस आता हूँ। लखनऊ जो आज का लखनऊ है, इसमें तरह तरह का हमें दिखाई दे रहा है, डेवलपमेंट भी दिखाई दे रहा है, किसान पथ ये और लोहिया पथ और इधर ये नखास की तरफ जो फ्लाईओवर, ये कई चीजें हैं। लोगों का कहना ये है कि ये राजनाथ सिंह के यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद ये राजनाथ सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हो रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट? ये जितना डेवलपमेंट दिख रहा है, किसान पथ और ये वो सब, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे, मैं रक्षा मंत्री के तौर पे नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं पूछ रहा हूं, लखनऊ के सांसद के तौर पर राजनाथ सिंह को आप 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 0। 10 में 0। यस सर। ओके, कोई खास वजह? कौन सा प्रोजेक्ट है उनका? अच्छा, ये जितने भी उनके नाम के साथ जोड़े जा रहा है, ये मायावती जी के प्रोजेक्ट है सर। अच्छा, ये मायावती जी का सब 2007 के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो भाई बनाया किसने वो अलग की बात है, लेकिन प्रोजेक्ट उनके हैं। एक विजन होता है मुख्यमंत्री का, उस विजन पे काम कीजिए ना। आपका अपना क्या है? भाई राजनाथ जी ने क्या कर दिया, या लखनऊ में मोदी जी ने क्या कर दिया? बताइए मुझे, क्या बनाया है? मुझे 4 जगहों के नाम बताइए जो फ्रेश प्रोजेक्ट हो बीजेपी का। आपसे मां बीजेपी का कोई फ्रेश प्रोजेक्ट हो, बताइए मुझे, आप बताइए काहेगा क्रेडिट देंगे आप? मतलब 10 में 0 आप नंबर दे रहे नहीं, मैं तो 0 दूंगा, बाकी हो सकता हो बहुत से लोग उनको 10 में 50 नंबर दे दें। अच्छा, हाँ, ऐसे भी लोग हैं सर, 50 भी दे सकते हैं, हो सकता है दे सकते हैं। अच्छा। मैं 10 में 0 दूंगा। मुझे लगता है जी, कि नई जब सरकार बनेगी तो हिसाब लिया जाएगा अच्छा, कि 500 550 करोड़ रुपए का राफेल 1750 करोड़ का कैसे खरीदा गया, इसका हिसाब लिया जाएगा। मेरा प्रोजेक्ट तो पहले बन चुका था ना। जी, जी। राफेल की तो बिक्री तय हो गई थी, राफेल का तो अमाउंट भी तय हो गया था, इतने पैसे का खरीदा जाएगा। हाँ, फिर वो 3 गुना 3.5 गुना कैसे हो? कैसे हो गया, क्या बढ़ गया? हिसाब तो देना पड़ेगा ना। हमें नहीं देंगे तो नई सरकार को देंगे, जनता को नहीं देंगे तो सरकार को देंगे। जी, लेकिन सरकार, देखिए, हिसाब सबसे लिया जाता है। अब मसला ये है कि अगली सरकार बीजेपी की जैसी ही सरकार बन गई तो किसी से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगली सरकार पीछे वालों को माफ कर दे। अच्छा, ऐसा भी, हाँ। ये भी हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट हो जाए जी, जी, जी। कि तब सब अपने घर ना ले जाओ, हमको भी दे जाओ। अच्छा, अच्छा। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ सर, नहीं, नहीं, जाहिर है ये तो जिम्मेदारी नहीं। मैं कह रहा हूँ सर। अब आप अंदाजा लगाइए कि 44 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आगरा एक्सप्रेसवे बना, जी, तो घोटाला हुआ। वो लेकिन 78 करोड़ रुपए 75 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा है। वो 44 करोड़ में घोटाला था, इस 78 में नहीं। 75-78 में क्यों नहीं है साहब? सही बात है। ये सवाल तो बनता है। सवाल है ना। हाँ, ये सवाल तो बनता है। अगर 44 करोड़ का एक्सप्रेसवे घोटालों का एक्सप्रेसवे था, जी, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कितने पैसे लगे? कभी सोचा आपने? जोड़ा इस पर? जनता सोचती नहीं है सर, जनता जोड़ती नहीं है। जी, जनता को जगाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में है वो घोटाला, लेकिन ये लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उस घोटालों के नाम पे डराते हैं। अच्छा, कि हाँ, जेल भेज देंगे तुमको। तो सर ऐसे चल रहा है सर, चलने दीजिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो पिछले 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल, चाहे वो मायावती जी हों, उसके बाद अखिलेश जी की एक सरकार देखी लोगों ने 2012 से 17 तक, और फिर 17 से अब तक योगी आदित्यनाथ जी, इसमें उत्तर प्रदेश के एक आम नागरिक के तौर पर सबसे अच्छा काम किस सरकार का माना जाएगा? 2007 से 12 मायावती जी का शासन। नंबर 1 का काम। अच्छा, उसमें कमाई की लोगों ने, घोटाले भी हुए, लेकिन काम उनका बेहतर था, प्रशासन उनका बेहतर था, उनका शासन बेहतर था, कानून व्यवस्था बेहतर थी। फिर अखिलेश जी ने भी काम किया, अखिलेश जी ने भी किया। काम किया। जी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा। हाँ, ये बात कहने में मुझे किसी तरह की कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मायावती जी ने जिस तरह से काम शुरू किया था और जो उनकी शासन का तरीका था, जी। वो देश की प्रधानमंत्री बनती तो उनसे बेहतर प्रधानमंत्री भी कोई नहीं बन सकता था। अच्छा। वो क्यों चूक गई? ओ, उनके लोगों ने गलती कर दी, जिन पर उन्होंने भरोसा किया वो उनको नीचे से उन्होंने उनके साथ घात कर दी। क्या हुआ ऐसा, ये तो बहन जी जाने। जी। लेकिन हकीकत है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। अच्छा, अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अब जाहिर है कि अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, उसके बाद बंगाल में होगा और उसके बाद में जो है ये जो चुनाव का रथ है वो उत्तर प्रदेश में आके रुकेगा। अब वो जाहिर है कि बिहार में क्या हो रहा है ये तो आपने बता ही दिया। आपके साथी अख्तरुल ईमान साहब उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, वहाँ मेहनत भी कर रहे हैं। जब हम यूपी के चुनाव पे आएंगे 2027 में, तो क्या आपकी पार्टी यहाँ किसी गठबंधन के साथ या इंडिपेंडेंट? अभी कहना गलत है, अभी कहना दिल का गलत है। हाँ जी, अभी तो बहुत सी चीजें आएंगी और जाएंगी। जी। बहुत से हालात बनेंगे और बिगड़ेंगे, वो तो अभी कहना मुश्किल है। मैं आसिम वकार साहब को लखनऊ के किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता हुआ देखूंगा 27 का? अभी तय नहीं किया मैंने। अभी ऐसा सोचा था? हाँ, मैंने ये भी नहीं तय किया कि मैं लखनऊ से लड़ूंगा या लखनऊ के बाहर लड़ूंगा। ये तो आपने पहले जवाब में ही बोल दिया। मैंने ये भी नहीं तय किया कि विधानसभा लड़ना है या लोकसभा लड़ना है। ये भी तय नहीं किया अभी? मैंने ये भी तय नहीं किया। ओके। लेकिन चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा। पब्लिक लाइफ में जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह की आपकी पॉपुलैरिटी है, तो उसके हिसाब से चुनाव लड़के आपको ऐवानी सियासत में तो आना ही पड़ेगा। लड़ाई का असली मैदान तो वही है। अब तमन्ना तो मेरी भी है ऐवान में जाने की, जी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और अब हम तो ये चाहेंगे कि आप जैसा मुखर और आप जैसा बेबाक बोलने वाला एक ऐसा सियासी रहबर ऐवानी सियासत में को। सर, बहुत लोग हैं हमारे जैसे बात करने वाले। जी। मसला ये है कि हम लोग पैदा हुए हैं बीजेपी की मुखालफत के लिए। अब आए जैसे लोग नहीं बीजेपी की मुखालफत हम इसलिए नहीं करते हैं कि वो बीजेपी है। जी। हम बीजेपी की मुखालफत इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है। जी। हम इसलिए नहीं है कि वो इनका विरोध तो सभी करते हैं, हर जाओ। जाहिर है, वैसे तो किसी की क्या मुखालफत। भारतीय जनता पार्टी ने देश के बहुत से संसाधनों पर अंबानियों और अडानियों को कब्जा करा दिया। हाँ, ये तो एक बात है, बिल्कुल है। ये आम आदमी की छटपटाहट इसमें दिखती है इस सवाल के साथ। तो अब एक चैनल पर मैंने बोला ये बात। जी। नवी मुंबई और मुंबई के बीच में एक जगह पर करीब 5,000 एकड़ जमीन अंबानी को बेच दी गई। जी। और वो जमीन ऐसे बेची गई कि 100 रुपए की जमीन 5 रुपए में बेची गई। या यूं कहिए कि 100 रुपए की जमीन 1 रुपए में बेची गई। अच्छा, ये आपने बड़े बहुत सही जगह मुझे ले आए हैं। मैं एक सवाल मेरा यहाँ बनता है, ये भी कहा ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये इसलिए आया कि साहब वो अंबानी जी की जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो उनका अपना जो आशियाना है, जिसमें उनका अपना क्या उसका नाम है, शायद एंटीलिया या क्या ऐसा कुछ था, तो उस टावर की जो जमीन है वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी। सर, जी। अब मैं सच बोलूंगा सब। जी। जी, बोलिए। वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो असल में एक मुलू भाई खोजा नाम से बॉम्बे के एक बहुत बड़े रईस हुआ करते थे। जी। वो उनका ट्रस्ट था। मोनू भाई खोज। हाँ, वो अब किया था। जी। उनके आज भी उनके वंशज हैं, ठीक है। और वहीं रहते हैं। ठीक है। वो जमीन अंबानी के हाथ कैसे लगी? अंबानी ने खरीदी जब उनके हाथ बेची गई। जी। और किसने बेची? कौन था मंत्री वक्फ का वहां? अच्छा, वक्त मिनिस्टर ने भेज। नवाब मलिक साहब ने। नवाब मलिक साहब। नवाब मलिक साहब जो सरकार में उस वक्त वक्फ मंत्री हुआ करते थे, ओके। ये उनकी इनायत है। अच्छा। सर, अब नवाब मलिक साहब से कोई नहीं पूछ रहा। जबकि सवाल तो पूछा जा। मेरा मानना ये है कि अंबानी ने वो जमीन जब खरीदी, जब बेची गई तभी तो खरीदी। बिल्कुल सही बात। उसने पैसे दिए होंगे। किसको पैसे मिले? मेन कल्प्रिट कौन है? हाँ, ये मंत्री जी की इजाजत के बिना तो बिकी नहीं होगी।
और मंत्री जी इतने शरीफ आदमी भी नहीं है जी, कि उन्होंने ऐसे ही दे दी होगी, मोहब्बत में दे दी हो। जांच किसकी होना चाहिए? नहीं, वक्फ मिनिस्टर की जांच बनती है, इस पे वक्फ मिनिस्ट्री की जांच बनती है। मुख्यमंत्री कौन था? सरकार किसकी थी? आज राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं और संसद में बोला जा रहा है, तो राहुल जी के लोगों ने उस वक्त अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कहा था कि ये जमीन कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के एलआई पार्टनर के जरिए से अंबानी को कैसे बेची गई? ये आसिम वकार पूछेंगे तो बुरे आदमी हो गए। ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा आपसे, किसी ने नहीं। वही मैं ना, किसी ने ये सवाल उठाया होगा। जी, भाई ये तो सब देख रहे हैं, ठीक है अंबानी से वापस लेना है, बिल्कुल ही। लेकिन दी किसने? आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कम घोटाले हैं? और यहाँ भी जाहिर है ये सब चीजें तो है, बदगुमानियां तो जाहिर है कि है। यार इस अच्छा आदमी बैठने दीजिए। नई सरकार में अगर कोई बेहतरीन ईमानदार आदमी बैठ गया तो ये जितने लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, जी, या भारत की सरकार में कोई बेहतरीन आदमी बैठ गया तो सब वापस आ जाएगा सर, कुछ नहीं जाएगा। तो कई सफेद पोश इसमें उजागर होंगे तो। हो रहे हैं सर, आप लोग देख नहीं रहे हैं। मैंने आपकी नजर दिलवाई फिर भी आप नहीं उसको अब बारी में ले रहे हैं सर। देख कोई नवाब मलिक से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे दे दी गई? वो जमीन तो यतीम खाने के पास थी ना, जी, उसमें बच्चे थे। हाँ, अंबानी ने गोली चला के तो कब्जा नहीं किया होगा ना, बिल्कुल सही बात है। ना गुंडे बेच के कब्जा किया हो। वो तो मैनेज हुई है, मैनेज हुई, किसने मैनेज की? किसने मैनेज? उस आदमी से सवाल है। जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैनेज नहीं हुई है, कांग्रेस की सरकार में हुई है सर। अच्छा साहब, वैसे तो आप बड़े बेबाक हैं, और बेबाक आदमी थोड़ा सा अपनी बात, अपना मौकफ रखने में थोड़ा लोगों को कड़वा भी लगता है। तो आपके जो दूसरे सियासी पार्टियों के लोग हैं, उनको लगता भी होगा कि यार ये तो दो टूक अपनी बात इन्हें कहनी होती है, कह देते हैं। ये सियासी पार्टियों में कुछ दोस्त भी होंगे आपके? नहीं, हमारे सभी दोस्त हैं सर, बीजेपी छोड़कर। अरे, मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी में भी हो चाहे भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये कहता हूँ कि मैं दो तीन आपके अच्छे दोस्तों के नाम जानना चाहूंगा जो आपके डिबेट के साथी हो और दूसरे सियासी। सभी दोस्त हैं हमारे, नाम ना लीजिए। अच्छा, हाँ, जो अच्छे हैं वो सब दोस्त हैं, जो अच्छे हैं वो सब दोस्त हैं। जो ईमानदार हैं वो सब दोस्त हैं। अच्छा, और ये जो एंकरों के साथ, एंकरों और फीमेल एंकर्स हैं, उनके साथ आपका ये पंगा चलता रहेगा ऐसे? 1 घंटे की 45 मिनट की डिबेट होती है, जी, मेरे हिस्से में 3-4 मिनट आते हैं। वो 3-4 मिनट ही तो आप सारी उसकी वो जो है टीआरपी सब उन 3-4 मिनट में ही होती है। तो उस 3-4 मिनट में दोस्ती नहीं हो सकती। अच्छा जी। नहीं, कभी डिबेट के बाद ऐसा कि चाय वाय पी रहे हो और उस वक्त फिर अरे भाई आपने बहुत सख्त बोल दिया था, हमें बहुत वैसा लगा, कभी ऐसा भी हुआ है क्या? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता, अच्छा, कम बात होती है। मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मुसलमानों के लिए कोई मैसेज आपका? क्योंकि आप हिंदुस्तान की अक़लियत को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान की ये जो 14-15% अक़लियत है। नहीं सर, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जी, जब ये सियासत में बात आती है कि मुसलमान बीजेपी की सरकार ना आने पाए इस डर से वोट करता है। सर 22-25 करोड़ की आबादी डरे, 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी के दिल में डर ये तकलीफ देती है। और ये डर के साथ क्यों वोट मांगा जा रहा है? सही बात है, जब विजन नहीं होगा तो डर होगा, बिल्कुल। जब विजन आपका नहीं होगा तो आप में डर होगा। विजन को बड़ा कर लीजिए, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। जी, मुसलमान जैसी कौम जो जगह जगह ये कहती फिरती है कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, जी, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, पर जब हकीकत में देखिए तो मुझे लगता है कि वो अल्लाह के अलावा सबसे डर रहा है। यही यही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सूरत हाल है। एक हमारे दोस्त हैं हामिद मुसावली, उनका एक शेर है कि हर एक दर पे जलील होगा जो उसके दर पे झुका नहीं है। तो अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में नहीं है तो फिर जाहिर है कि दुनिया भर के तमाम खौफ जो है वो हमारे ही लिए हैं, फिर हमारे दिल में रख दिए जाएंगे वो, और हम हर चीज़ से डरते फिरेंगे। हम छिपकली से भी डरेंगे, हम जो है छोटे से कॉकरोच से भी डरेंगे, फिर वो इतना हो जाएगा। खैर, मैं एक बात यहाँ यह आ गई है कि मुसलमानों की जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी तौर पर तो नहीं, मैं वैसे भी, आपको क्या लगता है कि कोई और ऐसा रास्ता है कि हम जो है थोड़ा सा डेवलप कर जाएं, कुछ करें? क्या क्या हो सकता है? एक लाइन में बोलूंगा, एक लाइन, कि जो कौम अपने बच्चों की शादियों पर
उनकी पढ़ाई से ज्यादा खर्चा करती हो वो तरक्की नहीं कर सकती। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है आसिम भाई, बहुत बड़ा मैसेज है ये। अल्लाह करे वहां तक पहुंच जाए बात जहां तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि हम जितना शादी के जश्न पे खर्च कर रहे हैं उतना पैसा काश हमने बच्चों की तरबियत पे और उनकी तालीम पे खर्च किया होता तो ये सूरत हाल नहीं। ये हालत ना होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, नौजवानों को कोई मैसेज, मैं मुस्लिम नौजवानों की खास तौर से बात करता हूँ, हालांकि आप तमाम बरादरान वतन की बात करते हैं, मैं सिर्फ चूंकि ये जो हमारी अकलियत मुस्लिम जिस नाम से लोग पहचानते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बदहाली, तालीम की कमी हमारे यहाँ, बदहाली हमारे यहाँ के निज़ाम है, जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, जो हमारे यहाँ की परेशानियां हैं, वो सब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछा था 2022 की चुनाव में। जी मैंने कहा था कि मुसलमानों को सर बीजेपी से तो कोई मांग ही नहीं करता मैं, जी क्योंकि मुझे पता है वो मांग नहीं पूरी होगी। अपोजिशन हमारा वोट चाहती है तो हमारी डिमांड भी उन्हीं से है। हाँ जाहिर है, मैंने 2022 में एक सवाल पूछा था, अखिलेश जी से भी कहा था, कांग्रेस से भी कहा था, मैं तेजस्वी जी भी कह रहा हूं कि मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं ऐलान करते हैं। हम सीएम तो नहीं कह रहे ना आपसे, हाँ, सीएम आप बनो। हाँ, तो लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि कैसे बन जाएंगे, तो उसका जवाब आज दे रहा हूं आपको जी कि बहुत अफसोस के साथ सन 1200 से और 1857 तक हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुकूमत करने वाली कौम आज ये भी नहीं सोच पा रही कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। यही वजह आप आज सियासत से आउट है। आप में क्षमता होना चाहिए, ताकत होना चाहिए ये सोचने की कि हम कर सकते हैं, जी हम बन सकते हैं। जब आप यही नहीं सोच रहे हैं कि हम बन ही नहीं सकते, जी तब आप पिछलग्गू बनते कि इनको बना दो, इनको बना दो, इनको बना दो। पहले तो आप में ये ताकत होना चाहिए कि आप भी बन सकते हैं। हाँ, ये कॉन्फिडेंस आप क्या। हाँ, तब आप सौदा करेंगे। और जिस दिन आप में ये पावर आ गई कि हम बन सकते हैं और उसके बाद आप सौदा करने के काबिल हो गए तो आप बन जाएंगे। आज डिप्टी सीएम नहीं, सीएम भी बनेंगे। जी जी आप सब हो सकते हैं सब। जब 2% की आबादी वाला सरदार देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो 20% की आबादी वाला मुसलमान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, बिहार में डिप्टी सीएम नहीं बन सकता, बंगाल में 35% 40% की आबादी वाला मुसलमान डिप्टी सीएम मांगने से डरता है ममता बनर्जी से। और जबकि ममता बनर्जी इसलिए डरती है कि मुसलमान से ही उनकी हुकूमत है। जी वो इसलिए डर रही है अगर मुसलमान साथ नहीं आएगा तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और मुसलमान डर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात पूरी लग जाए। तो ऐसा करंट अफेयर्स पे बात कर ली जाए। इन दिनों एक बड़ा जबरदस्त नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये शुरू हुआ जब एसआईआर बिहार में लागू किया गया और मेरे ख्याल से 64-63 लाख वहाँ वोट वहाँ से लिस्टों से रिमूव कर दिए गए। उसके बाद ये शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो मौकफ है वो मैं एसआईआर पे जानना चाहता हूँ। ये एसआईआर के बारे में क्या। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब ये मामला शुरू हुआ जी तो देश को ऐसा लग रहा था, ये लड़ाई ऐसे शुरू की गई थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरी तरफ बिहार के वो लोग जिनके नाम काटे गए, बैकवर्ड, दलित, मुसलमान, जी कमजोर तबके के लोग, आदिवासी। तो मोदी वर्सेस बिहार की आवाम, और बहुत ही लड़ाई थी, ऐसी लड़ाई शुरू की गई थी। जी ये लड़ाई कब पता नहीं कैसे, किस तरह से, किसके सजेशन से एकदम से चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी हो गई। इस पर ध्यान नहीं दिया राहुल जी ने। लड़ाई आज भी वैसे ही है। अच्छा इतने मुकदमे न्यायालय में जाकर लड़े, केस हुआ, फैसले आए, लोगों ने अपनी सबूत पेश किए। 63 लाख वोटर्स को बिहार में एसआईआर से हटा दिया गया। जी 63 लाख 63 लाख वोटर को, 63 लाख वोटर में लगभग जो 4 जिले सीमांचल के हैं जिसमें 24 विधानसभाएं हैं, जी इनमें 32,000 वोट पर विधानसभा हटा दिया गया। अब एक विधानसभा में वोट कितने होते हैं? बस 3 लाख, जीत हार कितने पे होती है?
अब उस जीत हार के हिसाब से देखिए, जहाँ पे 10,000, 12,000, 15,000 पे जीत हार हो रही है, वहां से उस विधानसभा में सीमांचल में 32,000 वोट हटा दिया गया और लगभग 21,748 वोट जी बाकी पूरे विधानसभाओं में बिहार के काट दिए गए, और वो भी कटे हुए हैं, अभी भी कटे हुए। यस, वो कट गए। अच्छा, ये जो जोड़े जाएंगे नहीं जोड़े जाएंगे इस पर अभी कोई विचार नहीं है। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश किया कि आधार को भी आप उसमें शामिल करें, जो दस्तावेज आप नहीं, आधार उसमें दस्तावेज शामिल है, पहले से था। ये बीजेपी के आदेश पर और चुनाव आयोग की कारस्तानी से ऐसा किया गया था, आधार को हटाया गया। हाँ हटाया गया था। आप लोग को पता नहीं ये बात। जी। पटना में SIR में आधार था, अच्छा, प्रूफ था, ओके। लेकिन सीमांचल में आधार मान्य नहीं था। ओ, जहां पर सिर्फ आधार ही लोगों, बात तो समझिए है, वहां नहीं। जी, ये बात कम लोग जान रहे थे, इसको उठाना चाहिए था। ये तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बिहार में आपने सारे बिहार में आधार मान्य था जी, और सीमांचल में आधार मान्य नहीं है। जो सरकारी डॉक्यूमेंट पटना में मान्य था वो किशनगंज में, अररिया में मान्य नहीं था। इसकी लड़ाई होना चाहिए थी और बताना चाहिए था लोगों को क्यों मान्य नहीं है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अब 32,000 वोट अगर आपने सीमांचल के हर विधानसभा से हटा दिए हैं तो जीत हार कैसे होगी? जब 21,648 वोट हर विधानसभा में पूरे बिहार में कम हटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, तो वैसे ही 5,000 और 8,000 पे तो वैसे ही विधानसभा जीतती है। 21,000 तो आप वैसे ही हटाए दे रहे पूरे पूरे। बिल्कुल सही बात है। लड़ाई किस दिशा में होना थी? मैं अपना मशवरा दे सकता हूँ जी, मैं आपके प्रोग्राम में बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात जनता के बीच रख सकता हूँ। मैंने अपना काम किया। बिल्कुल भाई, आप तो एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी बात कह रहे हैं और वो बात आपने बड़ी सच्चाई के साथ लोगों के सामने रखी है। लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि मतलब जो चीज जो है वो पटना के लिए कुछ और है और अररिया के लिए कुछ और। यस सर। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने फिर से एक एफिडेविट दिया है और उसमें कहा है कि साहब आपको हमारे बीच में मदाखलत करने का कोई हक नहीं, आप क्यों मदाखलत कर रहे हैं हमारे बीच में, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब ये वो फिर से अजीब। मैंने भी आपसे एक बात कही थी कि जी। ये लड़ाई शुरू हुई थी मोदी वर्सेस बिहार की आवाम। जी, इस लड़ाई को पता नहीं कौन से ऐसे रणनीतिकार हैं, प्लानर हैं, उन्होंने बना दिया चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी। अच्छा, लड़ाई का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अच्छा। अब सवाल मोदी से नहीं हो रहे हैं, अब सवाल चुनाव आयोग से हो रहे हैं। आप मेरी बात की गहराई को समझिए। जी जी जी। पहले गुनाहगार किसको बताया जा रहा था कि साहब इनकी वजह से हुआ, अब बेईमान किसको बताया जा रहा है? अच्छा, ये जब ये बात यहाँ तक आ गई है तो चुनाव में जो कुछ SIR के बाद की जो सूरत हाल होगी या फाइनल लिस्ट आएगी तो जाहिर है कि जैसा आप बता रहे हैं कि 32,000 और 21,000 वोट हर विधानसभा में, 32,000 सीमांचल में काटे गए, तो जाहिर है नतीजों पे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना कैसा कहा जाए। लेकिन चलिए, देखा जाएगा, चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा। ये जो इस वक्त का जो नया मंजरनामा निकल के आ रहा है बिहार में, गालीबाना। हाँ, ये जो इस लड़ाई को एक नया रुख दिया गया है। मैंने सर देखिए, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कांग्रेसियों को, अच्छा, आपके जरिए से। राहुल गांधी को चाहिए और कांग्रेसियों को चाहिए कि पूरे भारत में, जैसे मोदी जी की वालिदा को गाली दी गई, गलत है ये जी वो सदा मुस्तहक है वो आदमी जिसने दी है। जी, गाली गलौज क्यों होना है माँ के बारे में? सवा तो सबकी माँ है। लेकिन राहुल गांधी को चाहिए कांग्रेसियों को हुक्म जारी करें, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सतपाल सिंह सत्ती, इसके खिलाफ इनके फोटो लगाकर, जी, बकायदा बैनर के ऊपर फोटो लगाकर, और भारतीय जनता पार्टी से इसके सस्पेंशन की मांग करे। जी, क्योंकि जिस आदमी ने मोदी जी की वालिदा के बारे में गाली गलौज की है वो आदमी गलत है, उसको सजा दीजिए, आजीवन कारावास दीजिए, एक नया कानून बनाइए इसके ऊपर, माँ को गाली बकने वाले पर। सही बात। लेकिन उस व्यक्ति का कनेक्शन अभी आरजेडी से और कांग्रेस से साबित नहीं हुआ है, किसी तरह से भी पुलिस ने साबित नहीं किया है कि वो कांग्रेस या आरजेडी से जुड़ा था। लेकिन राहुल गांधी की वालिदा को गाली बकने वाला पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, ये साबित है। अब मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ, राहुल जी को पूछना चाहिए, ये आपकी माँ माँ है और राहुल गांधी की माँ माँ नहीं है।
तो सत्ती के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? वो तो अभियान बना हुआ है। वो तो जेपी नड्डा जवाब दें। बिल्कुल जरा जवाब देना चाहिए। इसको तो मैं समझता हूँ अगला सेशन नवंबर में शुरू होने जा रहा है, उसमें बाकायदा खड़े होकर सदन में सवाल करना चाहिए कि मोदी जी ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, और क्यों नहीं की इन्होंने, और कब करेंगे। जी, अमित शाह जवाब दें, वो तो बीजेपी का आदमी है, रोज गाली गलौज करते हैं ये लोग। तो ऐसे नहीं चल पाएगा सर, ईमानदारी की पॉलिटिक्स करिए और सभ्यता का परिचय दीजिए। हाँ भाई, बातचीत तो संसदीय रहनी चाहिए। बात शहर आदि नहीं है साहब, मैं शहर में उसके लिए ठीक कहा जाए, और मुझे शहर कम याद, शेर कम याद रहते ही जी, तो मैं आपकी तरह शहर ही नहीं पढ़ पाता, वरना मैं एक आध शहर भी कहते थे। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो 23 के चुनाव या उसके आसपास के जो हालात हैं, उसमें कुछ आपको तब्दीली होती हुई दिख रही है? होना चाहिए सर, जनता दुस्ती है। अच्छा, लो देखिए, लोग धर्म की राजनीति कब तक पियेंगे? जी, शरबत पिला रहे हैं धर्म वाला, वो खाली पेट तो नहीं पिया जा सकता धर्म का शरबत। जी। कारोबार भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, नौकरियां भी चाहिए, इलाज भी चाहिए। और हाँ, ये बुनियादी जरूरतें हैं भाई, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलना है। ये पहली बार हुआ है भारत में कि 82 करोड़ लोग भिखमंगे हो गए, बस फकीर हो गए। 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा। हाँ, ऐसा शहंशाह बिठा लिया उन्होंने। सही बात है। कि जो लोग 82 करोड़ लोग पहले, लगभग मैं समझता हूँ कि 14 से पहले लगभग ये जो संख्या थी लोगों की, वो करीब 25-26 करोड़ थी। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है आसिम भाई, और पिछले 4-5 दिन से बड़ी जबरदस्त इस पर बहस चल रही थी। हमारी जो पहलगाम के जो शहीद हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनके भी बयानात मेरी नज़र से गुजर रहे थे। वो भी ये कह रही थी कि हम किस दिल से हमारे खिलाड़ी उनके साथ मैच खेलने जा रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार ने कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो इस बारे में ज़रा सा मैं ऑपरेशन सिंदूर, और उससे पहले पहलगाम, और उसके बाद आज इंडिया पाकिस्तान का मैच, इन तीनों को जोड़ के आपका अपना जो मौक़िफ़ है वो। भाई, इस बात से अंदाजा लगा लिए कि जमीर कितने गिरे हुए हैं। जी, इस बात से अंदाजा लगा लिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस पाकिस्तान को, और जिस पाकिस्तान के शासन को, उनके प्रधानमंत्री को, उनके आर्मी चीफ को गालियां बक रहे थे, और जिसने हमारे देश पर आतंकी हमला किया, जी, जिससे हमारे हर तरह के संबंध नहीं हैं, हमने अपने संबंध तोड़ दिए। बिल्कुल। आज उनसे हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। जी, मोदी जी को चाहिए कि वो एक देश के नाम संदेश जारी करें कि वो क्यों खेल रहे हैं। जिन जिन बच्चियों के सिंदूर उजड़े हैं, जी, जिन्होंने अपने बेटों को खोया, मोदी जी से उनको सवाल पूछना चाहिए, उन बेवाओं को सवाल पूछना चाहिए मोदी से। सही बात हो। और मुझे लगता है कि अगर मोदी जवाब ना दें और अमित शाह जवाब ना दें, जी, तो चुनाव में इनको जवाब देना चाहिए। अगर जमीर जाग रहे हैं लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों के, जी, 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 देखिए मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं देता वो, और जो लोग वोट देते हैं मैं उनके जमीर जगा रहा हूँ बिल्कुल सही बात। कि हराइए इनको, इनके फैसले गलत हैं। जब तक के पाकिस्तान अपनी गलतियों की माफी ना मांगे, आतंकवाद में शामिल आतंकवादियों को भारत को ना सौंपे, मसूद अजहर हैं, हाफिज सईद हैं, उनका जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो साहब वहाँ व्हाइट हाउस में बैठ के लंच करते हुए का बयान है कि हम तो आधी दुनिया को खत्म कर देंगे, मतलब हम इस तरह के वो हैं। तो और हम उनके साथ मैच खेलने जा रहे हैं, यानी उनकी दुश्मनी की का रवैया ये है कि वो हमारे साथ आधी दुनिया खत्म करना चाहता है। सर जब आप कमजोर होते हैं जी, तो मोहल्ले का सबसे कमजोर आदमी भी ताकतवर हो जाता है। यानी जब आपको समझ लेगी डरपोक हो गए आप, जी, तो हर आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हाँ, छोटे छोटे लोग भी खड़े हो जाएंगे। आप गली से निकलेंगे तो लोग पीछे से गालियां बकेंगे। हाँ सही कह, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। उनीर मुनीर जैसे लोगों की क्या औकात है? बिल्कुल सही बात है। हमें ताकतवर भारत का प्रधानमंत्री जिस दिन ताकतवर होगा, बिल्कुल सही बात है। उस दिन वो बोलते हुए उनकी बहन गिरी हो जाएगी, बिल्कुल सही, आसिम मुनीर की। बिल्कुल सही बात है। हम 140, 42, 45 करोड़ का देश, इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा हमारे पास मार्केट, इतनी बड़ी हमारी, और उसके बाद जो है कोई भी आ रहा है वो हमारे बारे में कुछ भी कह के चला जा रहा है।
फॉरेन पॉलिसी में तो सर हम फेल हो गए। कौन सी पॉलिसी में पास हैं आप? ओह, अब आप सवाल ने पूछा, मैं बोल दूं आपसे। जी जीएसटी कम किया है इन्होंने, हाँ, अभी 28 28 से 18 और जी 12 खत्म कर दिया, 5 और 5 और 18 हो गया। 2 स्लैब है। ठीक है ना। भारत की सरकार जी और वित्त मंत्री भारत के प्रत्येक व्यक्ति से जो निचले जीने पे खड़ा हुआ, सबसे आगे जीने, उसकी भी जेब से चोरी कर रहे हैं। ये टैक्स चोर सरकार है। अरे ये मतलब वोट चोर से टैक्स चोर पे आ रही है ये बात। सर समझिए बात को। जी जी, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बहुत वो जिदा हूं इस बारे को, उस पर रिसर्च कीजिए। जी आपने कहा वन नेशन वन टैक्स, यही नारा देकर तो आप जीएसटी लाए थे। पहले वैट लगा हुआ था, बिल्कुल, जीएसटी ऐसे ही, इससे पहले सीएसटी हुआ करता था, बिल्कुल सेंट्रल सेल टैक्स और स्टेट सेल टैक्स। जी फिर वैट लगाया गया, फिर मोदी जी ने एक हुआ था ना कि जीएसटी, यानी वन नेशन वन टैक्स, एक टैक्स होना चाहिए। जी। तो वन नेशन वन टैक्स है, तो पेट्रोल पे वैट क्यों है? हाँ, पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं है? अगर पेट्रोल पर जीएसटी लागू कर दिया जाए, या फर्ज कीजिए आप अभी वैट हटा लिया जाए, सेंट्रल एक्साइज जी 17% से लेकर 22% तक, फिर स्टेट टैक्स मिला लीजिए, अगर सारे टैक्सेस अभी हटा लिए जाएं, तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत बिना टैक्स के लगभग 42 रुपए बैठेगी। बिल्कुल पेट्रोल कितने का बिक रहा है इस वक्त? 96 रुपए खाला उत्तर लखनऊ में बिक रहा है जी, कहीं 100 के पार है। अब अंदाजा लगाइए आप कि 42 रुपए 43 रुपए का पेट्रोल लखनऊ में 96 का बिक रहा है, तो टैक्स कितना है? बात सही है भाई। 42-46 का 50 रुपए 100% तो ज्यादा हो गया। बिल्कुल 100% से ज्यादा हो गया ना। बिल्कुल। ये लोग को दिक्कत, 108%। जी निर्मला सीतारमन जी सोच रही हैं हम सब बेवकूफ हैं, सब एक जैसे नहीं, आसिम बखार जैसे ही बहुत है। बिल्कुल भाई किस बात पे टैक्स ले रहे हैं आप, और कौन सा टैक्स ले रहे हैं? जिस वक्त 2013 की मुझे याद पड़ता है सरकार थी, तो सबसे महंगा टैक्स गया था जी पेट्रोल की कीमत लगभग $150 तक हो गई थी प्रति बैरल जी। और उस वक्त हमारे देश में 70 रुपए का पेट्रोल था, 68 या 70 रुपए, बिल्कुल ऐसे ही था। $150-55 प्रति बैरल। और हमारे क्या देश में कितने का चला गया? $26 $23 प्रति बैरल का पेट्रोल जब कच्चा तेल हुआ है, तब भी 90 रुपए कर दिया और 90 रुपए भरा रहे। जी सही बात। ये क्या है? ये टैक्स चोरी है। टैक्स चोरी है सर। ये पैसा चुरा के किसको दिया जा रहा है? भाई कहीं तो खर्च कर रहे हैं ना। जी आपको पता है हमारे देश में कितना पेट्रोल और डीजल रोज यूज होता है? 78 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल रोज इस्तेमाल होता है। 78 करोड़ लीटर। आप 80 करोड़ सीधा सीधा समझ लीजिए जी। ये सरकारी रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड नहीं है। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, जो वो बिक्री करती है, उस बिक्री का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं आपसे। 78 से 80 करोड़ लीटर जी डेली पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। अब इसको जरा सा इंटू कर लीजिए आप, 60 रुपए सही बात है। मल्टीप्लाई कीजिए, 80 करोड़ इंटू 60 डेली कमा रहे हैं ये। बिल्कुल सही बात है। सब ये सब आंकड़े हैं, ये सब उठाना चाहिए सदन में। ये सब लोकसभा के सवाल है। तो अब लोकसभा में सवाल ये पूछते नहीं है कोई। जी लोकसभा में सवाल नहीं पूछा जा रहा है, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जी आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सबसे महंगा टैक्स कहाँ है? पेट्रोल के ऊपर। सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ बिक रहा है? आप हंसिएगा जी सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स 35% जो टैक्स लगा रखा है, वो तेलंगाना की सरकार ने लगा रखा है, कांग्रेस की सरकार में। अच्छा। यस सर। और 32% टैक्स लगा रखा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में। ये सब सवाल लोकसभा के हैं सर, लोकसभा में एलओपी को पूछना चाहिए। बिल्कुल। और जाहिर है कि ये तो हजारों करोड़ का मामला है। और आपके बारे में जाहिर है कि सब लोग वैसे भी जानते हैं कि आप बहुत बेबाकी से अपनी बात कह देते हैं। लोगों को जो बातें मुश्किल लगती हैं कहना, वो आप जो है उनको चूंकि लॉजिक के साथ कहते हैं, सबूत के साथ कहते हैं, तो आसानी के साथ कह लेते हैं। अब आकर मैं जरा सा हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज एक दे दीजिए, ताकि सुखनदान हमारे चैनल्स का जो ग्रुप है वो सुखनदान है, उसके लिए जरा सा एक मैसेज आपकी तरफ से हो जाए तो। कोई बात क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ। आप लोगों से एक गुजारिश है कि जब भी चुनाव में वोट दीजिए जी तो धर्म देख कर और जाति देख के मत दीजिए। सही बात है, अच्छा मैसेज है। देश को सामने रखिए, देश के भविष्य को सामने रखिए,
सही बात। अपने बच्चे का चेहरा देखिए तब वोट डालेगा, और ये सोचिए कि आप वोट डाल के चले जाएंगे, हमको जाना है, सबको जाना है। बिल्कुल ये देश रहेगा, ये हिंदुस्तान रहेगा, और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी आने वाली नस्लों के लिए वोट करके जाइए, बिल्कुल। और ऐसी सरकारें बना के जाइए जो देश को आसमान की बुलंदियों में चमकता हुआ कर दें। वाह, बहुत सही। तो जात पात पे कुछ ना करिए आप, बिल्कुल, बहुत धर्म की राजनीति बंद कीजिए, देश की राजनीति शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप आसिम वक़ार साहब को सुन रहे थे, और आसिम वक़ार साहब ने अपनी बातचीत में यकीनी तौर पर वो सारे मुद्दे जो आप जिनके बारे में और गहराई से जानना चाहते थे, उन पर आसिम वक़ार साहब ने अपनी ख़ास नज़रिए और अपने ख़ास नज़र का आपको तारुफ कराया, और आपने उन सारे मुद्दों को अच्छे से समझा भी है। मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा, और आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अहम भी। इसका अंदाज़ा आपको है। इस पॉडकास्ट के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर हम बहुत जल्द, जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आएगा, एक बार फिर आसिम भाई से वक़्त लेने में हम शायद कामयाब होंगे, और उस वक़्त हम पूछेंगे कि लखनऊ का वो कौन-सा विधानसभा या उत्तर प्रदेश की कौन-सी विधानसभा होगी, जहाँ से आसिम वक़ार साहब को हम नुमाइंदगी करते हुए देखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ वक़्त गुज़ारा।